Hello, my dear friends. A very warm welcome to our series of economy, है ना, विन सीरीज, करंट अफेयर वीकली सीरीज, विच इज ऑल्सो नोन एज विन सीरीज। ध्यान रखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमी और मैं हूं डी प्रकाश। प्लीज ये ध्यान रखिए, हमारी जो वेबसाइट है educatedsapiens.in, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, स्पेसिफिकली सीसैट, ठीक है, एथिक्स, इसके अलावा एथिक्स एंड एसे की टेस्ट सीरीज भी है ना, एसे एंड एथिक्स की टेस्ट सीरीज भी है। तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर बाय करें, दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें टोटली मतलब आपके एथिक्स का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है हमारी वेबसाइट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि एथिक्स जरूर पढ़ें, ठीक है। और सीसैट भी और एसे एंड एथिक्स में भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों ध्यान रखना, अनलाइक रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ये पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने, मतलब रूरल पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे, ठीक है। रूरल पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे, ध्यान रखना, ठीक है। इसका एक अलग से एग्जाम भी होता है, अगर आपको पता हो तो, रूरल आरआरबी का, ठीक है। तो आरआरबी का एक अलग से एग्जाम भी होता है जिसमें वो पीओ अपने हायर करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये जो सेटअप हुआ था, ये सेटअप हुआ था रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 में, ठीक है। पहली बार फाउंडेशन कब पड़ी थी, तो ये पहली फाउंडेशन डाल दिया था हमने 2 अक्टूबर 1975 को, और इसको स्टैट्यूट का स्टेटस मिला था, स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला था आरआरबी एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है। ध्यान रखना, ये टोटली गवर्नमेंट ओन्ड होती है, इसमें कुछ अलग अलग जो लोगों का अलग अलग हिस्सा होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50% हिस्सा है, मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। एक नेशनलाइज बैंक इसको हेल्प करता है, दैट इज 35% उसका स्टेक रहता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स 15% स्टेक रखती है। ध्यान रखिए, 15% स्टेक रखती हैं। ये रेगुलेटेड होता है दो एजेंसीज के द्वारा। ध्यान रखिए, दो एजेंसीज इसको रेगुलेट करती हैं। पहला है आरबीआई, क्योंकि एक तरफ से बैंक की तरह काम कर रहे हैं, दूसरी चीज नाबार्ड, ठीक है। तो नाबार्ड का भी अलग से एग्जाम होता है, अगर आपको पता हो तो। नाबार्ड बेसिकली आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जो रूरल सेक्टर, रूरल डेवलपमेंट के लिए ये क्या कहते हैं, आपको लोन देता है। तो ध्यान रखिए, रूरल रीजनल रूरल बैंक नाम है, तो नाबार्ड रूरल सेक्टर को लोन दे रहे हैं, तो इसीलिए नाबार्ड भी रेगुलेट करता है और आरबीआई भी रेगुलेट करती है, ठीक है। ध्यान रखना, इसके साथ कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आरआरबी के साथ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ आरआरबी एज कंपेयर टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। देखो दोस्तों, एक चीज समझना, रूरल एरियाज में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली कम होती है, ठीक है। तो आरआरबी जब फंक्शन करेंगे, आरआरबी जो भी फंक्शन करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको कॉस्ट इफिशिएंट होना पड़ेगा। तो मतलब इनपुट कॉस्ट कम से कम रखनी है। अगर आप देखोगे तो आरआरबी पीओ के भी जो होते हैं, है ना, इनकी भी पेमेंट रिलेटिवली एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ से कम होती है, ठीक है। आरआरबी के पीओ की जो होती है आईबीपीएस पीओ से कम होती है, ठीक है। बट पोस्ट अच्छी है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहता है, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अब ऐसा देखने को आ रहा है कि जो आरआरबी है, इसका भी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है एज कंपेयर टू शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। इसके अलावा देखो, लिमिटेड एक्टिविटीज ड्यू टू लिमिटेड बिजनेस, गांव देहातों में इनको लोन देना होता है मैक्सिमम, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भाई देखो, काफी लिमिटेड एक्टिविटीज ये कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को लोन दे पाएंगे, है ना। और उसके कारण फिर क्या होगा कि लॉसेस होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऑलरेडी फार्म जो लोन वेवर स्कीम्स चल रही हैं, जैसे आप फार्म लोन वेवर अगर आप बात करोगे, उनके कारण विलेजेस में क्रेडिट का जो कल्चर है ना, फार्म लोन वेवर के कारण क्रेडिट का जो कल्चर है, ये ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड हो चुका है। क्रेडिट कल्चर देखो, आप और हम जब भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या, नॉर्मल लोन भी लेते हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर बेटर बना रहे, है ना। क्रेडिट स्कोर बेटर बना रहे, इसके लिए टाइमली पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। साथ में डर रहता है प्रॉपर्टी अटैच होने का। बट विलेजेस में अगर आप ऐसा जाओगे तो ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वहां पे ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कल्चर किसी किसी कारण से डिस्टॉर्ट हो चुका है, तो फार्म लोन वेवर और इन सब के कारण डेफिनेटली डिस्टॉर्टेड है। तो इन्हीं कारणों से लिमिटेड एक्टिविटीज ही आरआरबी कर पाते हैं, और साथ साथ जो इनका बिजनेस है वो भी बहुत लिमिटेड होता है, तो इस कारण से लॉस में है, ठीक है। लो इंटरनेट बैंकिंग, एक चीज और समझिएगा, ऑल्दो हम भारत नेट की बात करते हैं कि भारत नेट के थ्रू हर विलेज पंचायत में एटलीस्ट इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर पता हो तो अभी भी सारी आरआरबीज इंटरनेट से जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आज की डेट में केवल 19 आरआरबीज हैं जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज है, और 37 के पास मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज है। तो ये सारी चीजें अपने आप में मतलब एक इनको डिसएडवांटेज देती हैं एज कंपेयर टू किसी भी बैंक की तुलना में, ठीक है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की तुलना में। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर थोड़ा भी वेल ऑफ है बैंक विलेजेस में,
विल ट्राई कि मैं एससीबी किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में अपना अकाउंट रखूं एज कंपेयर टू आरआरबी, जहां पे ड्यूअल रेगुलेशन भी है, जहां पे कहते हैं मुझे इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी भी कम मिलेगी, है ना। तो उन सब की तुलना में मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेटर बैंक में स्विच कर जाऊं, ठीक है। एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस अलाउ ओनली दोज आरआरबीज टू ऑफर इंटरनेट बैंकिंग which maintain minimum statutory capital to risk weighted asset ratio CRAR of more than 10%। ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है उनको 10% तक रखना होता है CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब यहाँ पे ज्यादा रखना है तो ऑब्वियस सी बात है एक डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं आरआरबी। इज इट क्लियर? अब देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या सजेशंस दिए हैं। पहली चीज कि आरआरबी को बोला है कि भाई आप डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़िए, मतलब कि अब अपने गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये जो नॉर्म्स हैं कि भाई CRAR 10% से ज्यादा है तभी जा करके आप मतलब रख सकते हो इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना है कि अब हमें डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ना है ना, कंप्यूटराइज करना है अपनी चीजों को। एक्सपैंडिंग देयर क्रेडिट बेस को भी बढ़ाना है फर्दर थ्रू इंक्रीज लेंडिंग टू MSME सेक्टर, है ना। तो अब ऐसा नहीं कि भाई आप केवल और केवल PSL प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में भी एग्रीकल्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा लेंडिंग कर रहे हो, नहीं। अब आप MSME की तरफ फोकस कीजिए, उनको लेंड करना चालू कीजिए, मे भी उससे आपका कस्टमर की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इट अर्ज्ड द स्पॉन्सर बैंक्स टू फॉर्मुलेट अ क्लियर रोड मैप टू फर्दर स्ट्रेंथन आरआरबीज एंड सपोर्ट द पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। स्पॉन्सर बैंक को ध्यान रखना, ये लोग मतलब बोल रहे थे कि मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि स्पॉन्सर बैंक को भी एक हेल्प करनी चाहिए आगे आकर के, देखो पोस्ट पैंडेमिक में जो प्रॉब्लम्स हुई है ना, पैंडेमिक के दौरान जो प्रॉब्लम हुई उसको रिकवर करने में आरआरबी कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक वर्कशॉप कराने की बात चल रही है जहां पे बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे की शेयर की जा सके और एक दूसरे से सीखा जा सके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ध्यान रखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हु रिलीजेस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन इंडिया, कौन रिलीज करता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है आरबीआई इज द वन जो कि ये रिलीज करती है, ठीक है। आरबीआई है जो ये कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स रिलीज करती है फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022। अब देखो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं जो जज किए जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है इन जनरल हम इंप्रूवमेंट शो करेंगे, है ना। तो 53.9 हमारा लास्ट ईयर स्कोर था और इस साल हमने 56.4 स्कोर किया है, तो वी हैव इम्प्रूव, नो डाउट वी हैव इम्प्रूव, ठीक है। अब समझिएगा ये जो इंडेक्स है काफी कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया, क्यों? क्योंकि इसमें बैंकिंग इंक्लूड की गई है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंश्योरेंस, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर, इन सबको इंक्लूड किया गया है, इन सबको इंक्लूड किया गया है। ध्यान रखिएगा आरबीआई के द्वारा बनाया गया 2021 में विदाउट एनी बेस ईयर, इसमें कोई बेस ईयर नहीं माना था, प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही करते हैं और ये हर साल जुलाई में पब्लिश होता है, हर साल जुलाई में ध्यान रखना पब्लिश होता है। इसमें 3 पैरामीटर्स जो रखे गए हैं, पहला है एक्सेस मतलब कितने लोगों तक पहुंच पा रहा है, तो 35% तक हमने स्कोर किया है इसमें। यूजेज, जिन तक पहुंचा है वो कितना यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, कितना लिटरेसी एक तरह से, तो वो समझो 45% लोग इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पैरामीटर है क्वालिटी, लास्ट पैरामीटर है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप कितना अच्छा सर्विस दे रहे हो, कितना फेलियर रेट है, कितना प्यारा है। तो अभी भी हमारी जो क्वालिटी है दैट इज नॉट दैट गुड, प्लीज ध्यान रखिएगा हमारी क्वालिटी पे हमें इंप्रूव करने की अभी भी जरूरत है, ठीक है। यू वोंट बिलीव, मैं अभी मुंबई तरफ था बीच में एक दिन, ठीक है, मुंबई तरफ था। मुंबई में जस्ट हम लोग लोकल ट्रेन का टिकट्स बुक करते हैं, तो ध्यान दीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पेटीएम तक नहीं रखे हैं एंड दे वर आस्किंग मी कि सर प्लीज टिकट कर दीजिए, है ना, वी विल पे यू कैश, है ना। तो समझना इस बात को कि मतलब काफी बड़ा स्कोप है इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन का और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का, है ना। क्योंकि लोगों में सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस ही नहीं है, आदत लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, है ना, हैबिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, हैबिट। इसी चीज को लेकर के जैसे आप देखिए अश्नीर ग्रोवर जी का भी स्टेटमेंट था कि पेटीएम ने लोगों को सिखाया और हमने उस मार्केट को टैप कर लिया, है ना। तो ध्यान रखिए ये सब चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, ठीक है। वैल्यूज रेंजिंग बिटवीन 0 to 100, तो ध्यान रखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 0 से 100 के बीच में होता है। 0 मतलब वर्स्ट स्टेट है, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो रखा है, मतलब कि लोग आ ही नहीं पा रहे फाइनेंशियल स्ट्रीम में, मेन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और 100 मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन है पूरी तरह से, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा दूरी है, हम समवेयर इन बिटवीन है, 56.4 हमारा स्कोर है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, ठीक है, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट, इसको लाइबोर भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा लाइबोर अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब देखो लाइबोर बढ़ने से हमें क्या पड़ता है, लंदन में है
इंटर बैंक ऑफर रेट है, ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है, बैंक आपस में लेन देन कर रहे हैं, रेट बढ़ जाए। नहीं दोस्तों ध्यान रखना, लाइबोर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और इसी से इंस्पायर होके इसी से कहीं ना कहीं लिंक्ड हमने मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट बनाया है, ठीक है। एक चीज समझना कि ये क्यों होता है, ये होता है बेसिकली अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। क्या होता है, पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो चीज डिफाइन होता है लाइबोर से, ठीक है। दो टर्म यहां पे ध्यान रखना, अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग, है ना, अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। इसमें कोई भी कोलैटरल ट्रांसफर नहीं होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, ध्यान रखिएगा, है ना, बैंक से बैंक के बीच में होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे होता क्या है कि अगर मान लो ये बढ़ेगा, इफ इट विल इंक्रीज, दैट मींस कि बैंक्स के लिए कैपिटल जुगाड़ना महंगा पड़ रहा है, कैपिटल लेना महंगा पड़ रहा है। इन दैट केस जो आउटवर्ड लोन होगा, लोन फैसिलिटी होगी, इसके भी रेट बढ़ने के चांसेस होंगे, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ध्यान रखना, एक तरह से लाइबोर भी ये चीज दिखाता है कि भाई मार्केट में कैपिटल क्रंच आ रहा है और इस कारण से लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं ओवर द टाइम। और आपको ही पता है जब लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो मार्केट डाउन जा सकता है। तो एक तरह से इंडिकेट करता है दोस्तों, ध्यान रखना, चीजें आपस में लिंक करके पढ़ना, ध्यान से पढ़ना तो चीजें समझ में आएगी। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ध्यान रखना, लाइबोर को कौन मैनेज करता है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ठीक है। 5 करेंसीज में कंप्यूट होता है, स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड, येन एंड यूएस डॉलर। तो बस इतना ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। मिबोर कौन मैनेज करता है, जैसे यहाँ पे देखो लाइबोर मैनेज करता है इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, तो मिबोर जो मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट है इसको मैनेज करने वाला है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। देखो सीड फंड में होता क्या है, सीड फंड होता क्या है, खुद में मीनिंग क्या है सीड फंड का। तो कभी भी स्टार्टअप चालू करते हो, कोई भी चीज चालू करते हो, कोई बिजनेस डालना चाहते हो, शुरुआत में आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है ना, विच इज कॉल्ड सीड फंड, ठीक है, विच इज कॉल्ड सीड फंड, ध्यान रखना। तो SISF है ना, ये 2021 में लॉन्च हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था। फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एलिजिबल स्टार्टअप्स आर अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, DPIIT के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस एलिजिबल स्टार्टअप्स से अप्रूव किए गए थे, ठीक है। तो समझ में आई बात ना, एलिजिबल स्टार्टअप्स वर अप्रूव्ड बाय DPIIT। तो बेसिकली आपको ये सीड फंड लेने के लिए DPIIT में अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया था 2021 में, ठीक है। स्टार्टअप्स असिस्टेंस क्या मिलता है, किस लिए मिलता है, ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जब वो देते हैं, ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट ट्रायल के लिए मिलता है, एंड देन मार्केट एंट्री एंड कॉमर्शियलाइजेशन के लिए मिलता है। तो समझना, एक फेज होता है दोस्तों आइडिएशन का फेज। अभी IIM अहमदाबाद में था मैं जैसे, तो वहां पे अक्सर आप देखोगे इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाते हैं, तो CIIE है ना, इंक्यूबेशन सेंटर कहा जाता है इसको, CIIE IIM अहमदाबाद का इंक्यूबेशन सेंटर है। क्या है, IIM अहमदाबाद का इंक्यूबेशन सेंटर है, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब शुरू में आप आइडिएट कर रहे होते हो, कोई भी चीज को सोच रहे होते हो, है ना, तब फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। क्यों सपोर्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं अभी तो ये बहुत स्टार्ट नए फेज है, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो भी है ना। तो इंक्यूबेशन सेंटर का अभी तक जो रोल रहा है दैट इज टू ग्रो योर बिजनेस। आप आइडिया को वैलिडेट कर लो, काम करना चालू करो, फिर जाकर के इंक्यूबेशन सेंटर आपको एक्सेलरेट करवाएंगे, है ना, दे हैव बिकम मोर लाइक एक्सेलरेटर। तो जो गैप दिखाई दे रहा है, गैप इज इन आइडिएशन स्टेज, है ना। जब कोई आइडिया लेकर के पर्सन आता है, मैक्सिमम आइडियाज डाई ऑफ, क्यों, क्योंकि फंडिंग नहीं है, काफी सारी चीजें प्रॉब्लम। तो ध्यान रखना, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए भी आप सीड फंड उठा सकते हो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन स्टार्टिंग अप, ठीक है। इट enables startups to raise investments from angel investors or venture capitalists to seek loans from commercial banks or financial institutions। तो ध्यान रखना, इसमें बेसिकली एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। अच्छा, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या फर्क है, प्लीज लेट मी नो माय डियर फ्रेंड्स। एक सिंपल सा डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो एंजल इन्वेस्टर्स आर लाइक एंजल, है ना, दे डू नॉट टेंड टू बाय योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, है ना। तो आपसे इक्विटी लेते भी हैं तो भी बहुत कम, मतलब इक्विटी लेकर के आपको बहुत ज्यादा पैसा रिलेटिवली दे देते हैं, और वो डिसीजन मेकिंग में आपके इंटरफेयर ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि उनका आप पे फेथ होता है, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टिंग इज टोटली डिफरेंट फील्ड, ये ध्यान रखिएगा। एंजल इन्वेस्टिंग में बेसिकली दे आर लाइक एंजल्स, है ना, ऐसी बात नहीं आपसे स्टेक नहीं लेंगे, स्टेक लेंगे, बट दैट इज नॉमिनल स्टेक एज कंपेयर टू द रिस्क दे आर टेकिंग, है ना। तो ये होता है बेसिकली आइडिया के लिए, अगर उनको आइडिया आपका बहुत अच्छा लगा, है ना, तो वो उस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट चलता है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स प्रॉफिट साइड, है ना, प्रॉफिट साइड होते हैं, दे आर ऑफन सेक्टर स्पेसिफिक, ठीक है, और ये लोग प्रॉफिट देख करके पैसा लगाते हैं। तो उस हिसाब से
अगर उनका मन हुआ तो डिसीजन मेकिंग में भी आपसे हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। तो यस, प्लीज नो द डिफरेंस बिटवीन एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स आपका आइडिएशन फेज में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत रेयर होता है जब आइडिएशन फेज में हेल्प करता है ना, इन जनरल बोल रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक ऑलवेज ट्रू, ठीक है। बहुत ऐसा हार्ड एंड फास्ट लाइन नहीं है, बहुत ब्लर लाइन है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीबीपीएस। अब ये क्या चीज है, आरबीआई ने बीबीपीएस को अलाउ किया है, प्रोसेस क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड बिल पेमेंट। अब ये क्या चीज है बीबीपीएस, देखो हम लोग भारत बिल पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। एनपीसीएल जो है आई मतलब नेशनल पेमेंट कंपनी लिमिटेड है, एनपीसीएल। तो इसने भारत बिल पेमेंट सिस्टम बनाया, इसने रूपे बनाया। तो बेसिकली हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट के लिए हर चीज बना रहे हैं क्या? ऑब्वियस ही बात है नहीं दोस्तों, है ना। हम हर चीज केवल डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं बना रहे। आज की डेट में रूपे कैन बी एन अल्टरनेट टू स्विफ्ट एंड वीजा, स्विफ्ट नहीं सॉरी, वीजा एंड मास्टर कार्ड, जो कि अब देखो रशिया में बैन लगा, तो रशिया अगर रूपे पे स्विच करता है तो हम बेटर होंगे, है ना, हमें ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। नेपाल भूटान में ऑलरेडी चल रहा है कुछ कुछ इससे रिलेटेड काम, है ना। तो ध्यान रखिएगा, भूटान में स्पेसिफिकली बोलूं तो चल रहा है, ठीक है। आरबीआई ने बीबीपीएस को अलाउ किया है ताकि आप क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड पेमेंट्स को आप अलाउ कर दो। तो ध्यान रखना, बीबीपीएस जो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, अब बाहर से जो हमारे यहाँ इन लोग भेज रहे हैं पैसा, उसको प्रोसेस कर सकता है। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन और फैमिली लिविंग ओवरसीज। अगर फॉरेन में कोई पर्सन रह रहा है, कोई बच्चा रह रहा है, कोई फैमिली रह रही है, तो उसके पीछे जो हिंदुस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं उसको इजीली प्रोसेस करने के लिए बीबीपीएस हेल्प करेगा। रेमिटेंस को बहुत इजीली प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करेगा। इंडिया आपको पता होगा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस है। इंडिया और चाइना में हमेशा कंपटीशन चलता है, जहां तक मुझे पता है अभी इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस लेने वाला देश है। तो प्लीज ये ध्यान रखना, हमारे इंडियन स्किल कैपिटल, इंडिया एक स्किल कैपिटल की तरह उभर रहा है, ठीक है। इंडिया एक स्किल कैपिटल की तरह उभर रहा है, बट प्रॉब्लम वही हो रही है स्किल कैपिटल की तरह उभरने के बाद भी कि मैक्सिमम हमें जो अपना ब्रेन है ये एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया में शायद वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इंडिया में वो शायद वो मतलब क्या कहते हैं, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए स्किल्ड पर्सन को, वो चीज नहीं मिलती है, ठीक है। Until now the BBPS was accessible only for residents in India, ठीक है। इंडिया में रेजिडेंट्स के लिए एक्सेसिबल थे। BBPS is an interoperable platform for standardized bill payment experience. It has centralized grievance redressal mechanism. It also has an uniform customer convenience fee and other features, है ना। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, this is the BBPS and all about everything these things, ठीक है। Yes my dear friends, with that I end this session on economy, ठीक है। I hope आपको चीजें पसंद आई हैं। अगर पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दैट विल हेल्प अस ग्रो, है ना। और बिल्कुल लेक्चर्स रेगुलरली देखिए दोस्तों, अभी थोड़े दिन के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ रहे हैं, बट दैट इज नॉट मीन कि आपको चीजें डाउट में लगे। और कोई भी चीज डाउट आता है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट अस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, है ना। टेलीग्राम ग्रुप में बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वी विल डेफिनेटली टेक ए नोट ऑफ दैट। Thank you my dear friends and have a great day ahead. Bye bye.